हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानश्री अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपका जो मैंने कहा था कि मैं क्लास 10 का जो सिविक्स वाला सेक्शन है, सिविक्स वाला जैसे क्लास 10 में 4 सेक्शन होते हैं, 4 यूनिट होते हैं। तो उस यूनिट में आपका जैसे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है जिसको हम सिविक्स अभी कह रहे हैं, और आपका एक खंड और है। ठीक है, तो सबको हम लोग पढ़ते हैं। तो आज मैं आपका जो पॉलिटिक्स सिविक्स है उसको मैं एकदम बढ़िया नोट्स बनाया हूँ जो 3-4 सालों से पिछले सालों से देता आया हूँ। ठीक है, तो उसको आपको मैं दे रहा हूँ, आप हूबहू जैसे लिखा गया है नोट्स में आप वैसे उतार लीजिएगा। ठीक है, हाँ कुछ जगह संशोधन करने हैं, अदरवाइज मैं आपको वैसे डाल दिया होता। इसमें जो प्रश्न है, एक लेसन में जो प्रश्न संभावित प्रश्न बन सकते हैं, देर लॉन्ग और शॉर्ट में, मैंने सबको कवर करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि इसमें कुछ नवीनतम की आवश्यकता हो, तो उस नवीनतम की आवश्यकता के लिए मैंने जैसे कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता, जैसे मैं हर वक़्त हर साल नोट्स को अपडेट करता रहता हूँ, नोट्स में नई-नई करंट अफ़ेयर्स को चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ, तो उन करंट अफ़ेयर्स को भी मैं डालता जाऊँगा बीच-बीच में। आप सीधा जैसे नोट्स दिया गया है, जैसे इसमें दिया है प्रश्न, उस प्रश्न को लिख कर के सीधा जैसे प्रश्न दिया है, क्योंकि प्रश्नों में बाँध कर मैं इसको समझाने का प्रयास किया हूँ, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। ठीक है? आप इसको जैसे क्रम से दिया है, आप इसी क्रम से नोट्स बनाते जाइएगा। पहला चैप्टर मैं आपको लिखवा दूँगा, दूसरे चैप्टर पे हम चल रहे हैं। दूसरा चैप्टर संघवाद है। पहले आप यही समझ लीजिए संघवाद होता क्या चीज़ है, ठीक है? संघवाद क्या होता है? जैसे मान लो इसमें दिया है कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है, ठीक है? एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा शासन की शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य बाँट दिया जाता है और भारत की संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ। मतलब समझिए आप इस तरह से, जैसे मान लो एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे मान लो ऐसे करके जैसे मान लो तुम्हारा केंद्र हो गया, ठीक है? पूरा देश है, पूरे देश में हर जगह अब ऐसे राज्य है, ठीक है? फिर समझिए आप, जैसे मान लो ये पूरा देश है, ठीक है? पूरा देश है, पूरे देश में छोटे-छोटे राज्य हैं, ठीक है? छोटे-छोटे राज्य हैं। अब सब राज्यों को अब केंद्र तो थोड़ी ना हैंडल कर पाएगा कि एक साथ सबको हैंडल कर ले, सबको एक साथ हैंडल कर नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है, केंद्र क्या करता है, सबको दिशा निर्देशित करता है, ठीक है? दिशा निर्देशित करता है और जो भी शक्तियाँ हैं, वो इनके और केंद्र के मध्य, राज्य और केंद्र के मध्य बाँट दी गई हैं कि आप इतने के अधीन, जैसे मान लो आप इसके अधीन आप रह सकते हो, इस नियमों में आप रह सकते हो। इसके लिए वो 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, एक केंद्र सूची, ठीक है? एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। तीनों सूचियों के तहत इनके अधिकार को अलग-अलग कर दिया गया है। केंद्र सूची के तहत आप नियम र केंद्र नियम बनाएगा, राज्य सूची के तहत राज्य नियम बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई विधि की आवश्यकता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहमति आवश्यक है, दोनों के नियम और विधान की आवश्यकता है, तो उसको समवर्ती सूची में रखा गया है जिसमें केंद्र और राज्य आवश्यकता पड़ने पे दोनों मिलकर बना सकते हैं। ठीक है? तो जब केंद्र ध्यान समझिए संघवाद का मतलब क्या होता है? जब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बँटवारा कर दिया जाए। जब केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बँटवारा कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? संघवाद। ठीक है? जैसे दिया है। आगे देखिए। आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं। जैसे आप पहले संघवाद पूछेगा, प्रश्न पूछा है संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन करो, या तो ऐसा पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहले आप सीधा विशेषता नहीं बताओगे, पहले आप समझाओगे संघवाद क्या है। तो आप बताओगे संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान द्वारा शासन की शक्तियों को केंद्र व राज्य के मध्य बाँट दिया जाता है और वो बाँटा जो जाता है वो संविधानबद्ध होता है, संविधान के तहत होता है। ऐसा नहीं कि केंद्र जो चाहेगा राज्य को देगा, ठीक है? वो संविधानबद्ध होता है। चलिए इसको देखते हैं। इसकी निम्न विशेषताएँ, पहला क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। ऐसा ऐसा नहीं है कि जो केंद्र चाहेगा वही करेगा। केंद्र वही करेगा जो उसको संविधान कहेगा, ठीक है? अगर संविधान कहेगा कि आप इतनी शक्ति है केंद्र को राज्य को दो तो वो देगा, ठीक है? संविधान की सर्वोच्चता इसमें होती है। संघीय देखिए इसमें लिखा क्या है, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। संघ सरकार और राज्य सरकार इसी के अनुसार शासन चलाते हैं और यदि संघ सरकार या राज्य सरकार कोई भी सरकार, ठीक है, संविधान के खिलाफ कार्य करती है तो न्यायपालिका उस कार्य को अवैध घोषित कर देती है। कहने का मतलब ये है कि संविधानबद्ध जो नियम बनाए गए हैं, यदि केंद्र व राज्य दोनों, संविधान से ऊपर नहीं है, केंद्र व राज्य के मध्य जो शक्तियाँ बाँटी गई हैं, यदि वो अपने नियमों का उल्लंघन करे, चाहे केंद्र करे चाहे राज्य करे, तो वहीं पर तुरंत न्यायपालिका खड़ी हो जाएगी, जुडिशरी खड़ी हो जाएगी, वो कहेगी ये गलत है, संविधान के नियम में के खिलाफ है, तुरंत उस चीज़ को रद्द कर देगी। तो पहला क्या है, इसकी शर्त है, पहली क्या विशेषता है कि इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान जो चाहेगा वही करेगा, ना कि केंद्र और राज्य। दूसरा विशेषता ये है
कि संविधान द्वारा अधिकारों का बंटवारा किया गया है। संविधान द्वारा अधिकारों को बांटा है, संविधान ने खुद बांटा है कि आप अगर केंद्र व राज्य के मध्य संघवाद है, संघवाद में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां बटी रहती है, तो बांटेगा कौन? बांटने के लिए तीसरा पार्टी है। तीसरा पार्टी कौन है? संविधान है। संविधान सबके ऊपर है। तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शासन की शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। भारत में भी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। अब देखो, इसमें सूचियों का विधिवत वर्णन किया गया है। 3 सूचियाँ बनाई गई है। पहला, इसमें देखिए, पहले प्रथम सूची को संघ सूची कहते हैं, ठीक है? प्रथम सूची को संघ सूची कहते हैं। जो प्रथम सूची है, प्रथम सूची को संघ दिया ना, प्रथम सूची को संघ सूची कहते हैं, केंद्रीय सूची कहते हैं। संघ सूची कहते हैं क्योंकि इस सूची के अंतर्गत विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। वर्तमान में संघीय सूची में 98 विषय हैं। ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि बढ़ करके 100 हो जा रहे हैं, ठीक है? आप बना लेना इसको, ठीक है? ये बढ़ करके 100 हो गए, बना लेना इसको, 100 हो गए हैं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे रक्षा, विदेश, इसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जैसे उनको केंद्र को दे दिया जाता है, जैसे विदेश मुद्दा हो गए, युद्ध और संधि के मुद्दा हो गए, ये सब किसको दे दिया जाता है? संघ सूची को। दूसरा क्या है? द्वितीय सूची को राज्य सूची कहा जाता है। सामान्यतः इस सूची के अंतर्गत के विषयों पर राज्य विधानमंडल ही यानी राज्य सरकार द्वारा ही कानून बना सकती है, राज्य कानून ही बना सकती है। मूल संविधान में इस सूची में 66 विषय थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 विषयों को शिक्षा, वन्य जीव, इसको बढ़िया से इलाबोरेट कर देना है, ठीक है? जो आपका दिया है ना 42वें संविधान संशोधन, इसको आप थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है? 42वें संविधान संशोधन, इसको आपको बढ़ा देना है, ठीक है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 विषयों को, कौन-कौन से? शिक्षा, वन्य जीव, भू जंतु और पक्षी संरक्षण तथा नापतोल, इन सबको मतलब निकाल करके को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। जैसे उनमें था तो उसको निकाल कर डाल दिया गया। जब डाल दिया गया तो 62 विषय बचे हैं, ठीक है? यदि राज्य में आपातकाल लागू हो जाए, यदि राज्य में आपातकाल लागू हो, तब केंद्र सरकार भी राज्य सूची, मतलब कब? जैसे राज्य, मान लो राज्य सूची के अंतर्गत राज्य नियम बनाता है, लेकिन हो सकता है राज्य सूची या राज्य में आपातकालीन की स्थिति हो, तो आपातकाल के दौरान केंद्र ही नियम बनाएगा उसमें, ठीक है? आगे, यदि राज्य में आपातकाल लागू हो, तब केंद्र सरकार भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। इसके अलावा संसद में कानून पास करके भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अगला देखिए, तृतीय सूची। अब तीसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची। तीसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची है, ठीक है? समवर्ती सूची। पहला संघ सूची, केंद्रीय सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस सूची के अंतर्गत विषयों पर राज्य व केंद्र दोनों ही कानून बना सकती है, परंतु यदि किसी एक विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में विरोधाभास हो, तो केंद्र का कानून एक ही मान्य हो। केंद्र का मतलब से, मान लो समवर्ती सूची में दोनों नियम बना सकते हैं, एक केंद्र था, एक राज्य था, एक समवर्ती है। इसमें सिर्फ समवर्ती, मतलब केंद्र और राज्य नहीं बनाएगा, बल्कि दोनों मिलकर बनाएंगे। केंद्र भी होगा और राज्य भी होगा, दोनों लोग मिल के इसको नियम बनाएंगे, ठीक है? केंद्र भी बनाएगा और राज्य, दोनों लोग इसको मिलकर इस पे नियम बनाएंगे, ठीक है? आगे देखिए, कानूनों में विरोधाभास हो तो केंद्रीय कानून ही मान्य होगा। मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया, जो ऊपर मैंने बताया था। साथ ही एक नए विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को भी समवर्ती सूची में जगह दी गई। अतः अब समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? आगे देखिए, 2 विशेषताएं हो गई। पहला कौन सा था? पहला था कि संविधान की सुरक्षिता होती है। दूसरा क्या है? संविधान में अधिकारों का बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा होता है, बंटवारा किसके तहत? प्रथम संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं, ठीक है? अब आगे देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें अगली विशेषता क्या है? इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब, जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो स्वतंत्र होती है। उसमें अब देखिए अर्थ क्या है, इसमें क्या कह रहा है? संघात्मक शासन वाले राज्यों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वहां स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है, अर्थात न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। संविधान की रक्षा व व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका के ही पास है। इसके अलावा केंद्र व राज्य के मध्य विवाद या दोनों राज्यों के आपसी विवाद निपटारा भी न्यायपालिका ही करती है। मतलब स्वतंत्र समझिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, ठीक है? वह किसी के दबाव में नहीं, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, किसी भी सरकार के किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी के भी दबाव में, कोई भी सरकार हो, किसी के दबाव में काम नहीं करती। बल्कि वह, यदि वो केंद्र और राज्य के मध्य कोई झगड़ा भी हो जाए, कोई विवाद भी हो जाए, तो उसके मध्य आकर इन दोनों का मध्य जो है विवादों का निपटारा भी करती है। तो 3 विशेषताएं हो गई, ठीक है? स्वतंत्र न्यायपालिका तीसरा होगा। चौथा क्या है? द्विसदनीय विधायिका। पहला प्रश्न पूरा हो रहा है। द्विसदनीय विधायिका से मतलब ये है कि हमारे भारत में ये सदन है ना, जो संसद है, संसद संसद जो है,
यह 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? फिर देखिए, संसद जो है, संसद 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक तो आपका राष्ट्रपति, दूसरा आपका राज्यसभा जो उच्च सदन है, तीसरा आपका लोकसभा जो कि निम्न सदन है, किसी लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। 3 हो गया। तो राष्ट्रपति देखो, ये जो राज्यसभा है, जो लोकसभा है, ये तो जब नियमों को बनाते हैं तो नियमों को बनाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, इसलिए राष्ट्रपति भी इनका अंग माना जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा पहले लोकसभा बनाएगा या राज्यसभा कोई भी नियम बनाया तो राज्यसभा के पास गया, दोनों जब पारित कर देते हैं बहुमत से या साधारण बहुमत से, तो पारित होने के बाद कोई भी नियम, सॉरी कोई भी अध्यादेश तब तक नियम नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर न हो जाए। तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर होगा तब जाके पूरा होता है। अर्थात जो पूरा संसद है ये मिलकर नियम बनाते हैं। उस संसद के 3 अंग है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, एक राष्ट्रपति, तीनों अंग है इसके। ठीक है, तो अगला क्या विशेषता बता रहा है कि द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। द्विसदनीय विधायिका हमारे भारत में विद्यमान भी है। ठीक है, देखिए द्विसदनीय विधायिका पाई जाएगी। संघात्मक शासन प्रणाली में, संघात्मक शासन प्रणाली और राज्यों में विधायिका का द्विसदनीय होना एक आवश्यक तत्व माना जाता है। भारत में भी द्विसदनीय विधायिका है। भारतीय संसद के निम्न सदन को लोकसभा, उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। इतना आप लिख देंगे, बस इतना आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न करा है कि, दूसरा प्रश्न करा है कि शासन के संघीय व एकात्मक स्वरूप में अंतर बताइए। मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? दो तरीके होते हैं, एक संघात्मक होता है, एक एकात्मक होता है। तो क्या दोनों में अंतर है वो बताना है आपको। ठीक है, तो प्रश्न देखिए, या फिर प्रश्न पूछ सकता है कि संघात्मक शासन प्रणाली व एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर बताओ, किसी तरह से पूछ दे। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली में निम्न प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। कौन कौन से अंतर पाए जाएंगे? पहला देखिए, पहला पहला अंतर क्या है कि जो संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का बंटवारा 2 स्तरों पर होता है। मैंने आपको बताया कि संघात्मक शासन प्रणाली जो होती है, जैसे उसमें 2 प्रकार, उसमें संघ व राज्य के मध्य शक्तियां बटी रहती हैं। पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान व केंद्र राज्य के मध्य शासन की शक्तियों को बांट दिया जाता है, जबकि एकात्मक शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही केंद्र, मतलब केंद्र में ही निहित होती है। जैसे इधर संघात्मक मान लो, संघात्मक में 2 तत्व हो जाते हैं, एक केंद्र और राज्य, दोनों के मध्य शक्तियां बांट दी जाती है संविधान के तहत। लेकिन एकात्मक में क्या है, सिर्फ केंद्र के मध्य ही पूरी की पूरी शक्तियां हैं। एक केंद्र ही, जो केंद्र है वो बहुत सशक्त होता है, उसी के मध्य पूरी शक्तियां निहित होती हैं। अगला का दूसरा कह रहा है अंतर, पहला अंतर ये हो गया कि संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों को केंद्र और राज्य के मध्य बांट दिया जाता है, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियां न बांटकर सिर्फ केंद्र के ही अंदर निहित होती है। अगला देखिए, दूसरा कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित व कठोर संविधान होना अति आवश्यक है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें लिखित व कठोर संविधान होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्रोत संविधान ही होता है। लिखित होना चाहिए भाई, अगर शक्तियां बांट रहे हैं तो आप लिखित दो ना। तो लिखित के तहत तो दोनों के मध्य शक्तियां बटी हुई है। यदि केंद्र और राज्य के मध्य किसी विषय पर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो संविधान द्वारा उसकी समस्याओं का निपटारा किया जाता है। क्योंकि पहला तो विशेषता ये हो गया, जो अंतर ये हो गया कि दोनों इसमें संघवाद में पूरी शक्ति है तो केंद्र राज्य के मध्य बटी होती है और इसमें बटी नहीं होती। दूसरा अंतर ये हो गया कि इसमें लिखित व कठोर संविधान होना चाहिए, क्योंकि जो अधिकार दिए गए हैं, केंद्र राज्य के मध्य बांटे गए हैं, वो लिखित भी तो होना चाहिए। तो इसलिए इसमें लिखित व कठोर संविधान होना चाहिए, ताकि मध्य अगर दोनों में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनका निपटारा किस संविधान द्वारा किया जाए कि इसमें वही देखो ऐसा जिक्र किया गया था, इसलिए हम दोनों के मध्य बांटे गए थे। ठीक है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का लिखित व कठोर होना आवश्यक नहीं है। जैसे एकात्मक संविधान में भाई 2 शक्तियां तो है नहीं, सिर्फ एक ही शक्ति है, केंद्र शक्ति। तो केंद्र के अब अकेला है तो उसको बांटने, मतलब कोई लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं है और आराम से अपने स्वयं से हैंडल कर लेगा। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित व लचीला संविधान है, जबकि भारत का संविधान लिखित व, मतलब लचीला ये भी है लेकिन लिखित संविधान है। तो 2 विशेषताएं होगी। तीसरा है, तो 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर यह है कि संघात्मक व्यवस्था वाले देशों में प्रायः दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। दोहरी नागरिकता का मतलब, जैसे हमारे भारत में संघात्मक है, ठीक है, तो एक केंद्र की नागरिकता पाओगे, एक राज्य की। जैसे हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, लेकिन अन्य राज्यों में जैसे क्या होता है, अमेरिका जैसे हो गया, एक केंद्र की नागरिकता पाओगे कि आप अमेरिका के निवासी हो, फिर आप जिस राज्य में रह रहे हो, कोलंबिया में जिस किस में रह रहे हो, ठीक है, आप न्यूयॉर्क
आप जिसमें भी रहे हो आप वहाँ की भी नागरिकता पाओगे। तो पहले ये पूछा जाएगा आप कहाँ के हो? तो अमेरिका के हैं। फिर पूछा जाएगा किस राज्य को अमेरिका में? तो आप बताओगे कि न्यूयॉर्क के हैं। ठीक है? इस तरह से वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। लेकिन तो कह रहा है वही कह रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रायः दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। ठीक है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। वहाँ के नागरिकों को के पास 2 नागरिकता होती है। पहली उस राज्य की नागरिकता जिसमें वो रहता है और दूसरी उस देश की नागरिकता। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में मतलब जैसे मान लो भारत में तुम रह रहे हो, एक तो उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, दूसरा भारत के नागरिक हो। 2 नागरिकता आपके पास होना चाहिए लेकिन आपके पास नहीं है क्योंकि यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। जबकि अमेरिका में ऐसा प्रावधान किया गया है कि आप पहले अमेरिका के नागरिक हो, उसके बाद राज्य के नागरिक हो। दोहरी नागरिकता मिले आपको, ठीक है? वहाँ। आगे देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में एकहरी नागरिकता सिर्फ होती है। भारत इसका अपवाद है क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ-साथ एकहरी नागरिकता मैंने बताया ना, भारत में एकात्मक जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन नागरिकता एकहरी पाई जाती है। हमारे जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियाँ बाँटी गई हैं, लेकिन हमको जो नागरिकता प्राप्त हुई है, सिर्फ़ हमको केंद्र की नागरिकता प्राप्त हुई है। हम कहेंगे कि सिर्फ़ इंडियन है। ठीक है? आगे देखिए, चौथा अंतर ये है चौथा अंतर देखिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का स्वरूप व निष्पक्ष होना आवश्यक है। सॉरी न्यायपालिका का स्वतंत्र निष्पक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि भई केंद्र और राज्य के मध्य जब केंद्र व राज्य के मध्य जब शक्तियाँ बँटी रहेंगी, तो कितना किसको दिया जाए वो तो केंद्र सरकार वो तो स्वतंत्र न्यायपालिका निर्धारण करेगी ना। इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का होना, स्वतंत्र होना वो भी अति आवश्यक होता है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा अनिवार्य नहीं है। एकात्मक तो स्वयं है, केंद्र ही है। तो केंद्र को अब कौन-सी शक्ति उसमें बाँटना है नहीं उसमें कोई शक्ति। इसलिए उसको किसी भी अनिवार्य शक्ति की मतलब किसी भी अनिवार्य न्यायपालिका का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है? अगला देखिए। भारत में केंद्रीय अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीकृत संघ विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए अथवा भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाने वाले एकात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए। जैसे भारत में केंद्रीकृत संघ है, ये तो जानते हो आप। लेकिन इसके साथ-साथ कौन-कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके तहत हम कह सकते हैं भई हमारे भारत में एकल नागरिकता भी है। ठीक है? जैसे प्रश्न अगला दिया है भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी किस-किस प्रकार के शासन जो संचालन केंद्र की ओर झुकी हुई है। केंद्र को झुकना का मतलब के एकात्मक शासन व्यवस्था। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत में भले ही भारत देश को संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहा गया है, पर यहाँ संघात्मक के अलावा एकात्मक शासन के भी गुण पाए जाते हैं। शासन की शक्तियों को भले ही राज्य व केंद्र के मध्य या केंद्र के बीच बाँट दिया जाता गया है, पर शक्तियों का बँटवारा समान रूप से नहीं हुआ है। ठीक है? केंद्र व राज्य को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्रदान क्योंकि जो केंद्र है हमारा उसको राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसके पीछे यह विचार दिया जाता है यदि विचार था कि यदि दोनों को समान शक्ति दे दी गई दोनों को यदि समान शक्ति दे दी गई, तो दोनों अलग-अलग इकाई के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। मान लो जैसे भई केंद्र है और केंद्र का राज्य है, अगर इसको ज़्यादा शक्ति नहीं देगा, केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई कि ये इसको दबा के रखेगा राज्य को, कहीं राज्य ऐसा ना हो कि भई अलग होने जैसे है पूरा भारत है, पूरा भारत में कभी-काल नागालैंड अलग होना चाहता है। कभी काल असम के जो कुछ क्षेत्र हैं वो अलग होना चाहते हैं। तो केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है कि भाई जो शक्तियाँ उठ रही हैं राज्य में उसको दबा सके, उसके ऊपर नियंत्रण लगा सके। तो केंद्र के राज्य के ऊपर केंद्र है, ठीक है? इसके समान शक्तियाँ अगर दी गई होती तो भई ये भी अलग हो जाता कि तो फिर कहता हमारे हमको तुम्हारे बराबर शक्ति प्राप्त है। हम जाएँगे जो चाहेंगे वो करेंगे, जो हमारे मन में इच्छा आएगी। इसलिए उसको समान शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है? राज्य और केंद्र के मध्य से आपसी निर्भरता बढ़ाने के लिए केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है? भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक में निम्न एकात्मक लक्षण अब भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी कौन-कौन से ऐसे लक्षण हैं, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि भारत में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है, ठीक है? तो पहला देखते हैं, पहला कह रहा है कि पहला, भारत में संघ और राज्य का एक ही संविधान है। अमेरिका की तरह राज्यों को अलग-अलग संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। अर्थात जब एक ही संविधान है, जो केंद्र में स्थित है कि एक ही संविधान है, ठीक है? तो अलग-अलग संविधान थोड़ी ना है, अलग-अलग संविधान होता तो भई चलो हाँ, उसको अलग शक्ति प्राप्त है, उसको अलग शक्ति प्राप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारत में एक ही संविधान है जो दोनों को हैंडल करता है, इसलिए एकल मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है ये। और न ही संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है, केवल संसद ही संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश कर सकता है। मतलब जैसे 2 मैंने आपको बताया, एक केंद्र वाला, एक राज्य वाला। अगर मान लो संविधान है जैसे, मान लीजिए संविधान कुछ बनाया गया है, अगर मान लो केंद्र वाला चाहे तो इसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन राज्य वाला चाहे तो उसमें जो मतलब संविधान है उसमें संशोधन नहीं कर सकता। इस तरह से
केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। जब केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होने लगे तो आप समझ जाओगे एकात्मक शासन व्यवस्था वहाँ पर विद्यमान है, ठीक है? तो संविधान संशोधन करने का भी अधिकार केंद्र को ही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि शक्तियों का विभाजन दूसरा है कि शक्तियों का विभाजन में भी केंद्र को वरीयता दी गई है। जैसे मान लो एक तरफ तो जो राज्य सरकार है वो जो संविधान है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। दूसरा क्या है, शक्तियों के विभाजन में भी केंद्र को वरीयता, अगर शक्तियों के विभाजन हुआ तो उसमें केंद्र को वरीयता दी गई। कैसे? क्योंकि केंद्रीय सूची में सभी महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित 98 विषय हैं, वहीं राज्य सूची में 62 तो समवर्ती सूची में 52 विषय है। मतलब जो केंद्र सूची का जो विषय है उसमें ज़्यादा विषय दिए गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है ना? केंद्र सूची में जो है 98 विषय हैं, हालाँकि वर्तमान बढ़ गए हैं, 100 हो गए हैं, 100 के आस-पास। तो और राज्य सूची में 62 विषय ही हैं, ठीक है? क्योंकि उसको कम दिया गया है, तो वरीयता भी दी गई है केंद्र। देखो जब भी समझो, जब भी केंद्र की तरफ शक्तियाँ उन्मुख होने लगे, जब भी केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त होने लगे, तो आप समझ जाओ एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है? अगला, सूची में वर्णित विषयों पर कानून निर्माण करने की वरीयता केंद्र सरकार को ही प्रदान की गई। 2 मतलब हो गए, 2 तत्व ऐसे हैं जिसके तहत हम कह सकते हैं कि हमारा जो केंद्र है, जो हमारे यहाँ जो है एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। अगला देखिए तीसरा कह रहा है, तीसरा मतलब ये है कि संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भारत में इकहरी नागरिकता भी प्राप्त है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर भाई इकहरी नागरिकता प्राप्त होना चाहिए, तो भारत में भी इकहरी नागरिकता है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी भारत में इकहरी नागरिकता है, तो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है, इसलिए हमारे यहाँ एकात्मक के तत्व भी विद्यमान है। अगला है कि राज्य की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार केंद्र को है। केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है कि राज्य अगर कोई मान लो कोई सा राज्य है, अगर केंद्र चाहे तो इतना काट सकता है उसमें से, समझे? इतना अगर चाहे तो इतना उसको काट सकता है, जितना चाहे। मान लो इतना तुम्हारा राज्य है, ठीक है? फिर अगर केंद्र चाहे तो इसमें से इतना हटा सकता है। तो कम राज्य को घटाने-बढ़ाने का अधिकार भी केंद्र को है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भई केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, और केंद्र को जब ज़्यादा शक्ति प्राप्त होने लगे तो आप समझ जाओ कि एकल या एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है हमारे यहाँ, ठीक है? अगला देखिए, राज्य की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। अगला है कि राज्य आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर ही, अब भाई आप जानते हो, एक आप लिख लेना यहीं पर कि एक वित्त आयोग होता है। क्या? वित्त आयोग। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग होता है जो केंद्र व राज्य के मध्य जो वित्त का हो वो बंटवारा करने का मतलब अनुशंसा करता है। जैसे मान लो इस साल टैक्स में 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, 1 सीआर मतलब 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, तो हो सकता है वो कहे कि आप 50 करोड़ उसको दे दो, 50 लाख उसको दे दो और 50% अपने पास रख लो। तो ये करने का काम कौन करता है? वित्त आयोग है। किसके तहत? अनुच्छेद 280 के तहत। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे वहीं पर, ठीक है? आगे देखिए, राज्य आर्थिक दृष्टि से केंद्र, यहीं पर नोट डाउन करना, ठीक है? कह रहे राज्य आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर निर्भर करती है, क्योंकि जो वित्त आयोग एक है, वित्त आयोग निर्धारित करता है कि केंद्र कितना राज्य को देगा। तो भाई राज्य हमेशा मुंह ताकता रहता है केंद्र की तरफ, हमारे यहाँ कोई आए पैसा दे, कोई केंद्र आकर हमको पैसा दे किसी कार्य में निवेश हेतु। अगला देखिए, भारतीय संघ में संपूर्ण भारत के लिए एकीकृत न्यायालयों की व्यवस्था की गई, एकीकृत न्यायपालिका की भी है, ठीक है? इकहरी नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है। जब भी कोई नियम बनाना हो तो कोई आर्थिक कार्य होता है तो राज्य केंद्र की ओर मुँह झाँकता है, राज्य केंद्र का मुँह ताकता है, ठीक है? आगे देखिए, भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों का भी अस्तित्व है। भारतीय जो संघ है उसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने का मतलब ये है, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका संचालन केंद्र करता है। अब राज्य तो है लेकिन इनका संचालन कौन कर रहा है? केंद्र। जब केंद्र करे तो केंद्र को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एकात्मक नागरिकता है, सॉरी एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला है कि संकट जो काल होता है, मान लो आपातकाल हुआ, तो आपातकाल में शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से एकात्मक हो जाती है, क्योंकि उस समय केंद्र ही सब शक्तियों को देखता है, राज्य को भी अपने अधीन कर लेता है और उसमें पूरी शक्तियों का संचालन कौन करता है? केंद्र करता है। 9वां कह रहा है कि सामान्य काल में भी केंद्र राज्यों से अधिक शक्ति प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि भई जो नियम है, जब चाहे केंद्र तो राज्य के ऊपर कोई नियम बना के थोप सकता है, इसलिए यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला है कि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। जो राज्य हैं वो कभी चाह कर भी संघ से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि संघ को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। संघ चाहे तो उसको दबा के रखे, ठीक है? तो इसको संघ को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है
इसलिए भारत में हम कह सकते हैं कि इतने तत्वों के विद्यमान होने के कारण भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के नीचे आप लिख दोगे, उपरोक्त तर्कों के आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत में, ये नीचे लिखोगे यहीं से, ठीक है? कि उपरोक्त तर्कों के विद्यमान होने के कारण भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ-साथ एकात्मक सस्थन शासन व्यवस्था के तत्व भी विद्यमान हैं। इस तरह से आप लिख करके उत्तर पूरा कर दोगे, ठीक है? अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सॉरी केंद्र और राज्यों के संबंध व्यवहार में कैसे रहे हैं, विवेचना कीजिए। मतलब केंद्र और राज्य जो बटा है भई संघात्मक शासन व्यवस्था, उसके व्यवहार में कैसे, मतलब कैसे रहे हैं वो लोग। तो इसमें दिया है संविधान द्वारा, ध्यान से पढ़िए पहले। संविधान द्वारा संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा इसलिए किया गया था, जिससे संघ या राज्य में दोनों में से कोई भी शक्तियों का अनुचित प्रयोग ना करे। ठीक है? इसलिए प्रयोग हुआ है भाई, ना तो केंद्र करे, ना तो ज़्यादा केंद्र को निरंकुश हो जाए और ना राज्य ही ज़्यादा वो मतलब निरंकुश हो जाए कि जब चाहे तब अलग हो जाए। ठीक है? मतलब अनुचित प्रयोग ना करे। शक्तियों के बंटवारे में संविधान ने केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तियाँ प्रदान की है। इसके अलावा राज्य, क्योंकि भाई जानते हो आप, मैंने वो लिखवाया है कि केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा राज्य आर्थिक रूप से केंद्र सरकार के निर्भर रहते हैं, केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहते हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को किन्हीं कार्यों को पूरा करने का आदेश दे भी सकता है। ठीक है? परंतु संघ या राज्य दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। इसके लिए संविधान में न्यायालय की शरण लेने की अधिकार है। मतलब अगर मान लो कोई केंद्र है, केंद्र अगर राज्य वाले में कोई हस्तक्षेप अनावश्यक करता है, आवश्यक नहीं है, लेकिन वो हस्तक्षेप करता है, तो न्यायपालिका एक बैठी है, न्यायपालिका कहेगी ठीक महाराज आओ हमारे यहाँ, आप राज्य आप यहाँ अर्जी लेके जाएगा, फिर ये इसको दबाएगा कि आप ऐसा गलत नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको दबाएगा, इसको रोकेगा। ठीक है? इस तरह से। तो कह रहा है क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, इसके लिए संविधान में न्यायालय की शरण लेने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। व्यवहार में संघ और राज्य के आपसी संबंधों को हम 3 चरण में समझ सकते हैं। व्यवहार में उनके जो मध्य संबंध है उनको 3 चरणों में समझ सकते हैं। प्रथम चरण, अब देखो ध्यान समझिए, इसमें 3 चरण दिया गया है। 3 चरण मतलब जो भई संघात्मक शासन व्यवस्था हमारे यहाँ आज़ादी के समय से विद्यमान है और उस समय से लेकर आज तक के क्या दो इनके मध्य संबंध रहे हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है? इसमें दिया है कि प्रथम चरण कांग्रेस काल में, कांग्रेस का शासनकाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक वर्षों तक, अब इसको ऐसे लिखना है जैसे लिखा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का संघ व राज्य दोनों की राजनीति पर पूर्ण आधिपत्य रहा। संघ तथा राज्य दोनों स्तरों पर कांग्रेस का ही सरकार रही, तो केंद्र और राज्य के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। केंद्र और राज्य के मध्य टकराव व तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है? आगे देखिए। अगला द्वितीय चरण में क्या है? राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों का उदय। 1967 के ही उपरांत अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनी तथा केंद्र व कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही। ठीक है? इस काल में केंद्र ने राज्यपाल के माध्यम से अनेक गैर कांग्रेसी सरकारों को भंग किया। ठीक है? अतः उस समय केंद्र और राज्य के संबंध तनावपूर्ण हो गए। आगे चल के द्वितीय चरण में थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया क्योंकि अन्य कांग्रेसी दल उदय होने लगे, मतलब गैर कांग्रेसी दल उदय होने लगे, जिससे अन्य दल उदय होने लगे। 1967-68 में आपका जनता पार्टी आ गई। जनता पार्टी के आने की वजह से थोड़ा विवाद उत्पन्न हो गए। ठीक है? इसमें थोड़ा विवाद तनावपूर्ण संबंध रहा केंद्र राज्य के मध्य। तृतीय चरण क्या है? केंद्र में भी गैर कांग्रेसी दलों का शासन। जो केंद्र है वहां पर भी गैर कांग्रेसी दलों का शासन। जैसे जब केंद्र में भी कांग्रेस को हटाकर अन्य दल का अधिकार प्राप्त कर लिया, फिर भी केंद्र के लगातार राज्यों में हस्तक्षेप प्रमाण प्राप्त होते रहे। इसको आप जैसे लिखा गया एज इट इज वैसे लिख दीजिएगा। ठीक है? अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, अब छोटे-छोटे प्रश्न हैं कि स्थानीय सरकार क्या है? ठीक है? स्थानीय सरकार क्या है? फिर उसके बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? स्थानीय सरकार का मतलब समझते हैं, जैसे मान लो पूरा केंद्र है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। पूरा केंद्र है, पूरे केंद्र में अब छोटे-छोटे राज्य हैं। अब उस राज्य में छोटे-छोटे गाँव हैं। ठीक है? तो मान लो केंद्र में तो पीएम बैठा है, प्रधानमंत्री। राज्य सरकार के ऊपर तो सीएम बैठा है, चीफ मिनिस्टर। और जो गांव होता है, गांव में प्रधान बैठा है, ग्राम प्रधान बैठा है। इसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार। यही आप जहां रह रहे हैं, तो उसी स्थान पर ही एक सरकार आपको दिया गया है, उसी गांव में ही आपको एक सरकार दिया गया है, जिसे ही स्थानीय सरकार कहते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है? तो त्रिस्तरीय हमारे यहाँ शासन विद्यमान है। एक तो केंद्र के स्तर पे, दूसरा तो राज्य के स्तर पे, तीसरा गांव के स्तर पे। तो त्रिस्तरीय हमारे यहाँ शासन व्यवस्था है
और त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को ही जो तीसरा स्तर है, जो प्रधान जो चलाता है, जो सरकार प्रधान चलाता है, गाँव में जो सरकार प्रधान चलाता है, उसे हम स्थानीय सरकार कहते हैं। ठीक है? अब क्या दिया गया है, कैसे लिखना है आपको? ठीक है, ऐसे बना दीजिएगा, ऐसे पूरा तस्वीर आप बनाएँगे जैसे मैंने बनाया है, एक पूरा ऐसे बनाएँगे। एक ऐसे आप बनाएँगे, ठीक है? ऐसे बनाने के बाद फिर आप ये केंद्र हो गया, ये केंद्र है, यहाँ पर पीएम चलाता है। ये राज्य हो गया, यहाँ पर सीएम मुखिया होता है। अब एक गांव हो गया, यहाँ का प्रधान प्रधान होता है। ठीक है, इसी को हम जहाँ आप रह रहे हैं, यहीं पर आपको उसी स्थान पर ही आपको एक सरकार दी गई है, जिसको स्थानीय सरकार कहते हैं। बस हो गया, इतना करके लिखना है, ऐसे करके। ठीक है, ये देश हो गया, ये राज्य हो गया, ऐसे आप थोड़ा डायग्राम बना लेंगे। ये गांव हो गया, ये देश हो गया, ये पूरा देश है, ये राज्य है, और ये गांव है। इसी गांव वाले सरकार को ही स्थानीय सरकार कहेंगे। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है कि केंद्र, अब देखिए, केंद्र और राज्य के बाद तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार कहा जाता है। ठीक है, इस स्तर की सरकार के अंतर्गत ग्राम पंचायत, शहरों की नगर पालिका जैसी संस्थाएं विद्यमान है। जैसे गांव है तो ग्राम पंचायत, अगर शहर है जैसे मान लो इलाहाबाद प्रयागराज हो गया तो उसको नगर पालिका कहते हैं। ये संस्थाएं अब सीधे राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आती। राज्य सरकारों को का इन पर सीधा नियंत्रण नहीं होता। 1992 से अब स्थानीय स्तर पर लगातार चुनाव होने लगे हैं। 1992 से एक आया था 1952 में। चलो आगे बताएंगे, ठीक है, आगे बताएंगे आपको विधिवत। ठीक है, तो छोटा अगर प्रश्न है तो आपको ऐसे लिखना है। अगला दिया है सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। छोटा छोटा मतलब समझा दे रहे हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है जब सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए, जब केंद्र और राज्य सरकार से जब केंद्र और राज्य सरकार शक्तियों को लेकर के स्थानीय सरकारों को दे दिया जाए, तो उसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जैसे मान लो ये है केंद्र, ये है राज्य, तो संविधान क्या करेगा, 93 संविधान संशोधन था वही किया था। 93 संविधान संशोधन इस केंद्र से, इस राज्य से कुछ शक्तियां लिया और उसको गांव को दे दिया। तो स्थानीय सरकार को जब दिया, गांव वाला स्थानीय सरकार कहलाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1992 में बानवे के संशोधन में स्थानीय सरकारों के सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाया गया, क्या क्या कदम उठाया गया था। स्थानीय सरकार, अब उत्तर देखिए, स्थानीय सरकार के अंतर्गत गांव में ग्राम पंचायतों और शहरों में शहर में न्यायपालिका जैसी व्यवस्थाओं की स्थापना पहले से ही की गई थी, परंतु इन्हें राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इस स्तर की सरकारों के पास कोई अधिकार भी नहीं होते थे। वर्ष 1992 में संविधान संशोधन कर शासन व्यवस्था को अधिक शक्तियों और प्रभावी बनाया गया तथा स्थानीय स्तर की सरकारों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। जैसे इसके पहले क्या था, बनाया तो गया था, ठीक है, लेकिन उनको अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन संशोधन हुआ 1992 वाला, तो उनका अधिकार, उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब कौन कौन सा, अब देखो दिया गया वर्ष 1992 में, देखिए इसमें दिया है वर्ष 1992 में स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के बाद निम्नलिखित प्रावधान किए गए। अब जब संवैधानिक दर्जा दे देगा, 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो क्या प्रावधान किया गया कि स्थानीय सरकारों के प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा। पहला, आपके गांव में हर 5 वर्ष चुनाव होता होगा, तो हर प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होगा। दूसरा, ग्राम पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन की गठन की जाएगी, स्थापना की गई। ठीक है, इसको देखेंगे 300, यहाँ पर लिख देना आप लोग, ठीक है, आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल 343 के 343 के करके है। अब देखेंगे आपको मिल जाएगा, तो अनुच्छेद 343 के तहत एक चुनाव आयोग का गठन किया। आप लिख देना आर्टिकल 343 के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। आगे देखिए, अनुसूचित जातियों, फिर अगला क्या है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ठीक है, अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। महिलाओं के लिए भी एक तिहाई पद, मान ध्यान रखना, महिला के लिए एक तिहाई पद का आरक्षण भी किया गया है। अगला अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताइए। पंचायती राज व्यवस्था का आपको वर्णन करना है। ग्राम स्तर पर आधारित स्थान, अब क्या लिखा गया वो ध्यान से पढ़िए, इसको लिख लीजिएगा। ग्राम स्तर पर उपस्थित स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा गांव की छोटी विधायिका के रूप में कार्य करती है। गांव के सभी वयस्क नागरिक गांव के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का चुनाव, सीधा आप प्रैक्टिकल देखिए आपके गांव में क्या हो रहा है, ठीक है, अन्य सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायतों का सभी ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। जिस प्रकार संसद के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं, उसी प्रकार ग्राम सभा के सभी नागरिक ग्राम पंचायत के प्रधान व सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। ग्राम जैसे आप देखोगे प्रधान के अलावा सदस्य भी होते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं। तो ग्राम सभा के कार्य कौन कौन से हैं, तो इसके ग्राम सभा के निम्न कार्य हैं। आप पहला देखिए, ग्राम पंचायत का बजट पार करना। पहला कार्य क्या है, ग्राम सभा पंचायत है ना, पंचायत का बजट पास करने और पंचायतों के सभी कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 पंचायतों की बैठक करनी होती है। काम क्या है, गांव के लिए बजट पास करना, गांव में कामकाज क्या है उसकी समीक्षा करना। दूसरा काम क्या है, ग्राम सभा पंचायतों के लिए विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में सुझाव दे सकती है, सुझाव देगी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंडल पंचायत या ब्लॉक पंचायत, मंडल पंचायत या ब्लॉक पंचायत के बारे में बताइए। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे मंडल या ब्लॉक पंचायत कहते हैं, ठीक है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे मंडल या ब्लॉक पंचायत कहते हैं। ब्लॉक जैसे मान लो कई पंचायत है, जैसे आप देखोगे ब्लॉक समिति होता है ना, एक ब्लॉक में कई गांव होते हैं, तो ये कह रहा है कई ग्राम सभा या पंचायत समिति को मिलाकर, ठीक है, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे मंडल या ब्लॉक, वही पंचायत समिति जो होता है उसे ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक या पंचायत कहते हैं। ब्लॉक पंचायत के सदस्यों का चुनाव सभी ग्राम पंचायत के सदस्य मिलकर करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जिला परिषद के बारे में बताइए। जिला परिषद क्या होता है वो भी पूछता है। तो जिला परिषद या जिला पंचायत जिले के सभी ब्लॉक पंचायतों व उनके अधीन ग्राम पंचायतों का प्रबंध करती है, ठीक है। जिला पंचायत जो होता है ये ब्लॉक पंचायतों व उनके अधीन होती है। जैसे मान लो ये पूरा एक जो जिला हो गया, ठीक है। इस जिला में जो ऊपर बैठेगा वो जिला परिषद होगा, क्या होगा, जिला पंचायत या जिला परिषद। उसके नीचे क्या होगा, ब्लॉक होगा, क्या, उस ब्लॉक के अंदर जो है गांव होगा, समझ में आया। अब एक ब्लॉक में कई गांव होंगे, एक जिला में कई ब्लॉक होंगे। एक जैसे एक ब्लॉक में एक ब्लॉक है, एक गांव है, अब एक ब्लॉक के अंदर कई गांव होंगे और एक जिला के अंदर कई ब्लॉक होंगे, तो कई गांव मिलकर एक ब्लॉक, कई ब्लॉक मिलकर एक जिला बनते, जिला पंचायत बनता है, ठीक है। जिला पंचायत के कुछ प्रमुख कार्य निम्न है। अब काम क्या क्या है जिला पंचायत का, तो पहला देखिए, सीधा प्रश्न पूछेगा जिला पंचायत क्या है, जिला पंचायत के काम कौन कौन से, तो आपको बताना होगा। पहला काम कौन सा है, अस्पताल खोलना, पशु चिकित्सालय सुविधा खुलवाना। दूसरा क्या है, सड़क पुल तालाब नाले आदि बनवाना, जल निष्कासन की उचित व्यवस्था करना। तीसरा क्या है कि विद्युत प्रकाश का प्रबंध करना। चौथा क्या है, पुस्तकालयों का निर्माण करना। पांचवा क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय करना, तो गोदामों की स्थापना व उनका देखरेख करना। इतने काम है। अगला देखिए, न्यायपालिका व नगर निगम के बारे में बताइए। अब न्यायपालिका, आपने ग्राम पंचायत पढ़ा जो ग्राम में होता है, अब जो शहर में होता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वो प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो नगर पालिका और नगर निगम के बारे में बताइए। तो कह रहा है कि छोटे व कम सघन शहरों में स्थानीय जो शासन होता है, स्वशासन होता है, उसको नगर पालिका कहते हैं। इसी प्रकार बड़े शहरों में नगर निगम होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों स्तरों के कामकाज जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे ग्राम पंचायत हो, दोनों में जो जिसको चुना जाएगा वही काम करता है। और जो नगर का प्रमुख होता है उसको मेयर कहते हैं, क्या, मेयर, ध्यान रखना आप। जिस ग्राम प्रधान कहलाता है, ग्राम का प्रमुख हो वहाँ का मेयर कहलाता है। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका का राजनीतिक प्रधान होता है, वहीं नगर निगम के चुने गए प्रतिनिधि को मेयर, देखो दिया भी है, मेयर कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, भारत और बेल्जियम की शासन व्यवस्था में एक समानता और एक असमानता का वर्णन कीजिए। कोई एक समानता हो, असमानता हो, ठीक है। करेक्ट, भारत और बेल्जियम प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि आपके चैप्टर में है। भारत और बेल्जियम की शासन व्यवस्था में प्रमुख समानता यह है कि दोनों देशों में संघीय सरकारें हैं, क्या, संघीय सरकार दोनों में, चाहे बेल्जियम हो चाहे यहाँ पर हो,
दोनों में, भारत में भी और उसमें बेल्जियम संघीय सरकार। संघीय सरकार का मतलब क्या? जब केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए, जिसमें भारत की ही तरह केंद्र सरकार व राज्य को केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। असमानता क्या है? समानता ये है कि दोनों में, बेल्जियम और भारत में, दोनों में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। और असमानता क्या है, अंतर क्या है? तो बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे सामुदायिक सरकार। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामुदायिक सरकार कहाँ पर विद्यमान है, तो कहाँ बताओगे? बेल्जियम। ठीक है, उसमें एमसीक्यू उसमें पूछ सकता है। फिर बेल्जियम में, जैसे ऐसा भारत में तो है नहीं, भारत में केंद्र और राज्य है, लेकिन वहां पर केंद्र और राज्य के अलावा एक और सरकार है जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। बेल्जियम में 3 प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं। सामुदायिक सरकार इन्हीं भाषाई समुदाय द्वारा चुनी जाती है। जैसे कुछ भाषाई समूह हैं, उन्हीं द्वारा ये सामुदायिक सरकार चुनी जाती है। इस सरकार को शैक्षिक, सांस्कृतिक व भाषाई अधिकार दिए जाते हैं। परंतु भारत में केवल 2 प्रकार की ही सरकार है, केंद्र और राज्य। समझे कि नहीं? बेल्जियम में त्रिस्तरीय 3 प्रकार के हैं, केंद्र, राज्य, सामुदायिक। सामुदायिक जो चुनाव होता है वो भाषा के आधार पर होता है, भाषाई आधार पर चुने जाते हैं, लेकिन ऐसा भारत में कुछ नहीं है। अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघ राष्ट्रों का निर्माण किस प्रकार होता है? ठीक है, संघ राष्ट्रों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो संघीय शासन गठित करने के 2 निम्न तरीके हैं। संघ राष्ट्र का निर्माण करने के 2 तरीके हैं। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्यों का गठन कर दिया जाए। इसके देखो, पहला क्या है कि 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन। इसके अंतर्गत क्या होता है? 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र जो हैं अपनी इच्छा से आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे संघ राज्य था, ठीक है, संघ राज्य था, तो मतलब 2 राज्य मिलकर संघ बना रहे हैं, मतलब कई राज्य मिलकर संघ बना रहे हैं। और जैसे संघ राष्ट्र है, तो कई राष्ट्र, 2 या 2 से अधिक जो राष्ट्र हैं, अगर मिलकर बनाते हैं तो उसको संघ राष्ट्र कहा जाएगा। इच्छा से आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा वो दोनों राष्ट्र आपसी प्रमुखता, संप्रभुता व अलग-अलग पहचान की बनाए रखते हैं। संप्रभुता का मतलब ये है कि जैसे कोई 2 राज्य है, कोई 2 के देश है, ये ना तो इसके ऊपर आक्रमण करेगा, ना तो इसके ऊपर आक्रमण करेगा, और ना ही ये इसके ऊपर गुलाम है, ना ही इसका गुलाम है। जो स्वेच्छा से मन कहे निर्णय ले सकता है, जो स्वेच्छा से मन कहे ये निर्णय ले सकता है। तो हम कह सकते हैं ये भी संप्रभु राज्य है और ये भी संप्रभु राज्य है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा दोनों राष्ट्र अपनी संप्रभुता व अलग-अलग पहचान बनाए रखते हैं तथा अपनी सुरक्षा को और अधिक बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार के संघ में प्रायः प्रांतों को जो है केंद्र के समान अधिकार प्राप्त होते हैं और वे कभी-कभार केंद्र से अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? ऐसे संघ है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, ये उदाहरण है। आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन। दूसरा क्या है? आंतरिक विविधता अगर ध्यान रखा जाए, ठीक है? आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन किया जाए। तो वो देश जो आकार में बड़े होने के कारण अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन करते हैं, और इस प्रक्रिया में पहले राज्यों का गठन किया जाता है, फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। भारत और बेल्जियम इसके प्रमुख उदाहरण है। जैसे मान लो कैसे, वो उसमें पूछ रहा है संघ बनाया कैसे जाएगा? तो बनेगा संघ कब? जब राज्य हो, केंद्र होगा, या फिर जैसे मान लो एक राष्ट्र है, 2 राष्ट्र है, दोनों कहे हम चलो मिल जाते हैं, एक में बदल लेते हैं, तो दोनों में संबंध हो गया ना, तो इसको संघात्मक शासन। और मान लो जैसे एक राज्य है, 2 राज्य है, फिर एक केंद्र है, एक केंद्र ने इसको अपने अधीन कर लिया, तो केंद्र और राज्य के अधीन शक्तियां बंटवारा होने लगी, तो उसको ऐसे बन सकता है। ठीक है, चलो आगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है कि संघ तथा परिसंघ में क्या अंतर है, बताना है इसको। थोड़ा सा और है, समाप्त होने वाला है। ठीक है, संघ और परिसंघ में क्या अंतर है? तो देखिए, पहला अंतर क्या है? संघीय शासन की इकाइयों को संप्रभु शक्ति प्राप्त नहीं होती, जबकि परिसंघ में इकाइयों को संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। समझा रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा, संघीय व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है, जबकि परिसंघ में इस प्रकार का विभाजन नहीं होता। तीसरा, संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जबकि कुछ स्थितियों में प्राप्त भी होता है, परंतु परिसंघ में राज्यों का केंद्र से पृथक होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। अब समझिए, जैसे मान लो ये अमेरिका है, ठीक है, इसमें अमेरिका में छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है, दिख रहा होगा, छोटे छोटे राज्य हैं, ऐसे करके छोटे छोटे राज्य हैं।
अगर सब कह रहे हैं, छोटे-छोटे राज्य हैं, सब कह रहे हैं कि देखो अमेरिका में ऐसा अधिकार प्राप्त है कि राज्य का एक अधिकार है, एक केंद्र का अधिकार है। केंद्र को अलग अधिकार प्राप्त है और राज्य को अलग अधिकार प्राप्त है। ठीक है? केंद्र को अलग अधिकार प्राप्त है और राज्य को अलग अधिकार प्राप्त है। तो वही कह रहा है कि एक केंद्र की शक्ति, एक राज्य की शक्ति। राज्य की अलग शक्ति प्राप्त है और राज्य को अलग शक्ति प्राप्त है, केंद्र को अलग शक्ति प्राप्त है। तो संघ के अंदर संघ है, शक्ति के अंदर शक्ति है। ठीक है? ये चाहे तो अलग हो सकता है। संघ जो राज्य, इसके अंदर जो राज्य है, जैसे अमेरिका में है, अमेरिका का राज्य चाहे तो अलग हो सकता है, ऐसा प्रावधान है। ठीक है? जैसे जहां पर ऐसा रहता है तो ये अलग हो सकता है, लेकिन हमारे भारत में जैसे है, हमारे भारत में नहीं अलग हो सकता। ठीक है? समझिए, परिसंघ मतलब होता है संघ के अंदर संघ। घेरा, परिघेरा, घेरा है, सर्कल है, परिसंघ। ये एक राज्य हो गया, राज्य के ऊपर केंद्र है। ठीक है? इसके ऊपर भी इस अधिकार है। ठीक है? ऐसा समझिए। ठीक है? अगला देखिए, संघ का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। चौथा देखिए, संघ का निर्माण किसी संघ का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है, परंतु परिसंघ में ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता। अगला क्या है, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों का मजबूत संगठन होता है, जबकि परिसंघ में क्या होता है, परिसंघ केंद्र और राज्यों का ढीला ढाला संगठन होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अवशिष्ट अधिकार क्या है। अवशिष्ट अधिकार, इन पर कौन कानून बना। जैसे मान लो कि एक ऐसे नियम बना है, केंद्र व राज्य से दो सूची बनाएगी, केंद्र राज्य समवर्ती। ये केंद्र सूची, ये राज्य सूची और ये समवर्ती सूची। केंद्र में सूची में केंद्र बना सकता है, राज्य सूची में राज्य सूची, राज्य सरकार बना सकता है और समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जब इसमें ना तो इसमें कोई ऐसा नियम बनाना हो जब दोनों तीनों में ना हो, तीनों में ही ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवशिष्ट अधिकार। अब इसको तीनों में जो नहीं है उसको बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। तो ये जो अवशिष्ट का मतलब सबसे अलग, इन सब से बचे बचे जो शक्तियां हैं, इन सबसे जो बचे अधिकार हैं, ताकि इन तीनों के अलावा जो नियम है, वो जो अवशिष्ट तथ्य हैं, अवशिष्ट बातें हैं, उस पर जो बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, तो इसी को हम अवशिष्ट अधिकार कहते हैं। ऐसा अधिकार इसमें दिया भी है। देखो, ऐसे विषय जो संघ व राज्य तथा समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है, अवशिष्ट अधिकार कहलाते हैं। ठीक है? और ये अधिकार किसको प्राप्त होता है, ये अधिकार किसको प्राप्त होता है, सिर्फ केंद्र को। ठीक है? केंद्र को, केंद्र सरकार को इन कानून पर मतलब कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला देखिए, स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। ये तो मान लो लिखवाया थी मैंने 1992 में। आगे देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, याद कर लेना, 73वां है और 1992 है। अगला है, स्थानीय सरकारों के 3 स्तरीय व्यवस्था का वर्णन। कौन कौन सा स्तर है, तो पहला क्या है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दूसरा क्या है, ब्लॉक ब्लॉक मतलब द्वितीय स्तर ब्लॉक पंचायत है। तीसरा स्तर क्या है, जिला पंचायत। मैंने तीनों बताया आपको। एक जिला हो गया, जिला के अंदर ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे गांव हो गए, ऐसे करके। ये गांव है, ये ब्लॉक है, ये जिला है। कई गांव मिलकर एक ब्लॉक का निर्माण करते हैं और कई ब्लॉक मिलकर एक जिला का निर्माण करता है, जिला पंचायत का निर्माण करता है, इस तरह से। अगला, क्या भारत में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्राप्त है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न में। तो भारत में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का, सीधा सीधा बात इसमें देखिए, सीधा लिखा गया है, भारत में राज्यों को केंद्र से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि विश्व के कई संघवादी देशों में यह अधिकार प्राप्त है। भारत में राज्यों को यह अधिकार इसलिए प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि संविधान निर्माताओं को यह आशंका थी कि कहीं कोई राज्य भाषा, संस्कृति अथवा क्षेत्र के आधार पर अपनी संप्रभुता की मांग न करने लगे। ऐसा होने पर एक एक करके राज्य केंद्र से पृथक होते जाएंगे तथा केंद्र की स्थिति कमजोर होती जाएगी। ठीक है, केंद्र की कमजोर स्थिति को देखकर पड़ोसी देश भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, शक्तिशाली केंद्र सरकार की ही क्योंकि शक्तिशाली केंद्र सरकार ही पड़ोसी आक्रमण का सामना करने में सक्षम हो सकती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह अधिकार नहीं दिया। जैसे मान लो केंद्र सिद्ध है, केंद्र के जो राज्य हैं तो क्या वो चाहे अलग हो सकते हैं, नहीं, ऐसा अधिकार नहीं दिए गए, क्योंकि हो सकता है जो सीमावर्ती, जैसे मान लो चीन यहाँ पर है, जो यहाँ पर नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश को अगर अलग होने का अधिकार तो तुरंत चीन कब्जा कर लेगा, तोड़ लेगा, क्योंकि पड़ोसी है, वो सशक्त भी है, तोड़ लेगा। इसलिए राज्य को केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पर प्रकाश डालिए। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हुआ, सिर्फ एक हुआ था, आंध्र प्रदेश। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो, भारत में स्वतंत्रता के समय नए राज्य बनाने के लिए राज्यों की पुरानी सीमाएं बदली गई। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें, परंतु सिर्फ भाषा को ही नए राज्य का मानक नहीं बनाया गया था। भाषा के अलावा संस्कृति, भौगोलिक तथा जाति भेदों को भी ध्यान रखा गया था। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, भारत का भाषा नीति व्याख्या कीजिए।
हमारे संविधान में ध्यान देखिए, हमारे संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा ध्यान देना, किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। ऐसा मत समझना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, ठीक है? राजभाषा माना गया है। भारत में केवल 40% लोगों की ही मातृभाषा हिंदी है। मतलब 40% जो लोग हैं उन्हीं मतलब से मान लो पूरा भारत है, तो भारत में हर जगह हिंदी थोड़ी ना बोली जाएगी। नागालैंड के लोग जो बच्चा पैदा होता है वो अंग्रेजी बोलता है, ठीक है? अन्य देशों में असमी, मिजोरमी, डोंगरी, मैथिली, संथाली ऐसा बोला जाता है। तो हिंदी कुछ ही क्षेत्रों में बोला जाता है ना, तो हिंदी 40% लोगों की मातृभाषा है। इसलिए इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए हिंदी 22 भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। केंद्र मतलब जैसे अन्य भाषा को भी संरक्षित करने के लिए कुल 22 भाषाओं को संविधान में अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार 22 भाषाओं में किसी वजह से मान लो केंद्र है, तो इसमें केंद्र में कोई भी जो सदन व्यक्ति है किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है। राज्यों में अपनी राजभाषाएं होती है। इनका अधिकांश कार्य राजभाषा में ही होता है। वर्ष 1965 में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कार्य के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन 1965 में क्या हुआ, अंग्रेजी भाषा को कार्य करने के लिए बंद कर दिया गया। अगला देखिए, हालांकि वर्तमान में होता है, 20 साल के लिए आगे बढ़ाया गया था। भारत में भाषाई विविधता पर प्रकाश डालिए। भारत में भाषाई विविधता क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार, ध्यान देखिए छोटे छोटे प्रश्न है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1500 से अधिक भाषाओं की पहचान की गई। समूहबद्धता के बाद 114 भाषाएं पाई गई, जिनमें से 22 भाषाओं को संविधान में 8वीं अनुसूची में दर्जा गया। अगला देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में किस अधिनियम द्वारा संघात्मक शासन लागू किया गया? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था किसके तहत लागू किया गया? तो 1919 के स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व ये बात की गई है। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू किया गया। अगला प्रश्न क्या है, भारत में संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। भारत हमारा जो संघात्मक शासन व्यवस्था है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को बांट दिया जाए, ऐसा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न है। जैसे देखो जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 और 35A दोनों के तहत जम्मू कश्मीर विशेष प्रावधान किया गया था कि पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी भ्रमण नहीं कर सकता निर्बाध रूप से, कोई भी वहां पर किसी संपत्ति को नहीं खरीद सकता, ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर वासियों को विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, वहां पर कुछ ऐसा प्रावधान था। लेकिन अब ठीक है 2019 में कितना, 2019 में 5 अक्टूबर 5 अक्टूबर लिख लेंगे आप लोग, 5 5 अक्टूबर 2019 से 5 अक्टूबर देख लीजिएगा, 5 अक्टूबर 2019 से हमारे अमित शाह जी द्वारा ऐसा घोषणा किया गया। 5 अक्टूबर 2019 से ऐसा लिख लीजिएगा यहीं पे, 5 अक्टूबर 2019 से ऐसा प्रावधान किया गया। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय नागरिक जा सकता है, आ सकता है, वहाँ पर संपत्ति खरीद सकता है, वहाँ पर रह सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, जैसे अन्य राज्यों को प्राप्त है अधिकार वैसे ही। कुछ समय पहले, ध्यान से प्रश्न का उत्तर देखिए, दिया भी है, कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इस राज्य का अपना संविधान था। बिना राज्य विधानसभा की अनुमति के भारतीय संविधान के प्रावधानों को, जैसे कोई अगर संघ है, हमारा जो भारतीय संघ है, जैसे मान लो मंत्रिमंडल है, केंद्रीय सरकार है, अगर कोई नियम बनाना चाहता था जम्मू कश्मीर में तो उसमें नहीं बना सकता था, लेकिन वर्तमान बना सकता है क्योंकि उस नियम को हटा दिया गया। ठीक है, इस राज्य में लागू नहीं होते थे, कोई भी नियम भी बनाया उस राज्य में लागू नहीं होता था। ठीक है, लागू नहीं किया जा सकता था। किसी अन्य राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था, परंतु केंद्र सरकार ने इस विशेष दर्जे से संबंधित अनुच्छेद 370 को 370 और 35 दोनों लिख लेना, समाप्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है। तो आप लिख लीजिएगा, ऐसा प्रावधान 5 अक्टूबर 2019 को हमारे जो गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री, आज भी है वर्तमान में भी, अमित शाह ने ऐसा प्रावधान किया था, जिसके तहत अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया गया। ठीक है, अब भारत का कोई भी नागरिक वहां पर जमीन खरीद सकता है, वहां पर रह सकता है, वहां पर निर्बाध रूप से भ्रमण कर सकता है, और जो भी नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे वो भी जम्मू कश्मीर में बाकायदा लागू किए जाएंगे। इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर संघवाद क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें
कौन-कौन से टर्म थे, वो मैंने पूरा करवा दिया। आप बाकायदा नोट्स बना लीजिएगा। जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं आपको, वहीं कहीं अगल-बगल, वहीं कहीं इधर-उधर लिख लीजिएगा, ठीक है? जहाँ मैंने बताया है, वहीं आप लिख लीजिएगा, ठीक है? तो तीसरे चौथे चैप्टर के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक लगे रहिए। आप वीडियो बड़ा है तो आप 2 बार 3 बार में कवर कर लीजिए, 2-3 बार में लिख लीजिए, ठीक है? लेकिन लिख लिख मतलब अवश्य लिख लीजिए उसको, ठीक है?